atoms, the smallest particle of the substance that takes part in a chemical reaction that is called an atom. मतलब वो पार्टिकल या सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको अपन एटम कहते हैं। एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, किसी मेटल का लेना चाहो तो सोडियम, सबका जो भी है ये सभी एटम्स हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो एटम है, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम ही है। एटम डिवाइडेड किया जा सकता है, पर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम ही कहलाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कंबाइनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर by the combination of two or more than two atoms. It means molecule क्या है? एटम्स से बनते हैं। तो एटम्स अगर कंबाइन होते हैं, ये 2 कंबाइन हो, 3 कंबाइन हो या 4 कंबाइन हो, कुछ भी जितने भी संख्या में हो, तो 2 या 2 से अधिक एटम्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो जो बनाते हैं उसको अपन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के H+ एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी प्रकार से क्लोरीन के 2 एटम मिलकर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर आप कंपाउंड में जाएंगे तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर आप कंबाइन इसके अंदर जाते हैं कंपाउंड के अंदर, तो कंपाउंड के अंदर भी कंबाइनेशन होगा एटम्स का। जैसे H2O है, H2O के अंदर 2 H एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो H2O का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइनेशन से बनता है। उसी प्रकार से अगर आप CO2 लेते हैं तो CO2 जो कंपाउंड है वो एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनता है। तो 2 या 2 से अधिक एटम, सिमिलर एटम के हो या अलग अलग एटम हो, यहाँ पे सभी एटम सिमिलर है, तो सिमिलर एटम के कंबाइनेशन से भी मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर वो डिसिमिलर है, मतलब अलग अलग एटम है, फिर भी वो कंबाइन होते हैं और अगर कंपाउंड बनाते हैं तो उनका एक मॉलिक्यूल बनाता है। इनमें H2 और CO2 के अंदर जो एटम्स है वो डिफरेंट है, पर डिफरेंट एटम्स भी अगर कंबाइन होते हैं और फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होता है। इट मीन्स ये आपका लेसन का नेम है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन हो गई कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर इन दोनों में अपन डिफरेंस देख लेते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। हेलो सर मॉलिक्यूल्स एकदम समझा दो। वापस बोलो। हाँ, मॉलिक्यूल समझा दो एक बार और। The substance या the molecules are formed by the combination of 2 or more than 2 atoms, है ना। मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से अधिक एटम्स के कंबाइनेशन से बनते हैं। इट मीन्स अगर दोनों एटम सेम है तब भी कंबाइनेशन से मॉलिक्यूल बनेगा, पर अगर दोनों एटम डिफरेंट है तब भी उनके कंबाइनेशन से मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आपके दोनों एटम सेम है तो उनके कंबाइनेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एलिमेंट का होगा, पर अगर आपके दोनों एटम डिफरेंट है और फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है तो उनसे जो बनेगा वो कंपाउंड है और कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ठीक है। अपन डिफरेंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, that takes part in a chemical reaction। कोई भी एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दैट मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक पार्ट इन ए
केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स अगर आपका यूं कहे कि जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है, एटम पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब अगर आप रिएक्शन करवाते हैं जैसे CO2 के H2O से या CO2 की और किसी के साथ COS वाइज चीज, तो दोनों कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं होते और रिएक्ट कौन करता है, एटम। ऐसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम। तो पार्टिसिपेट कौन करता है केमिकल रिएक्शन में, एटम। मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है एटम में और फिर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। इट मीन्स मॉलिक्यूल एज ए होल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेकंड, इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं, इट कैनॉट बी फाउंड इन फ्री स्टेट। देखो जो आपका एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा। इट मीन्स इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में आपको कौन मिलेगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, और मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कंबाइनेशन ऑफ एटम्स। by the combination of atoms। दिख रहा है आपको? सर ब्लर है सर। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल का। एटम्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये एग्जाम्पल है। और आपका मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, H2 है, CO2 है, H2 है, N2 है ना, ये सभी उसके एग्जाम्पल है। तो ये थोड़े से दोनों में डिफरेंस भी है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाते हैं अपन, लॉस ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपके लेसन का कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है ना। तो आप एटम्स और मॉलिक्यूल को पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, तो आप आराम से एटम्स और मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। एटम्स एक सिंगल एंटिटी होता है और मॉलिक्यूल्स सदैव कंबाइनेशन में होगा, है ना। फिर अगले आ जाते हैं लॉस ऑफ केमिकल कंबाइनेशन।
लॉस ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। फर्स्ट है लॉस ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास आप न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स मास जो होता है आप क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स होता क्या है, मास changes from one form to other। one form to other, एक रूप से दूसरे रूप में मास चेंज होता रहता है। मतलब अगर आप कोई चीज देंगे तो उससे आपको सप्लीमेंट में दूसरी चीज मिल जाएगी। इट मीन्स अगर आपको H2O बनाना है तो H2O और O2 पे H2O और O2 से मिलके H2O बन जाएगा, तो मास जो रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। तो इन्हें केमिकल रिएक्शन में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करेंगे तो जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपका रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन केमिकल रिएक्शन का। H2 प्लस O2 ये देता है H2O, यहाँ पे C प्लस O2 ले लो, C प्लस O2 गिव CO2। ये एक सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है जो अपन ले लेते हैं। तो आपका इन दोनों का मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है एटॉमिक मास किस प्रकार से निकालते हैं। एटॉमिक नंबर का डबल, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मीन्स 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, एटम कितने हैं ऑक्सीजन के 2, तो 2 इंटू 16, यहाँ पे भी वही है 12 प्लस 2 इंटू 16, तो यह आएगा 12 प्लस 32 या 44 न्यू या ग्राम। 12 प्लस 32 that is 44 gram, 44 gram। It means the mass of reactant is equal to the mass of product। तो इस रिएक्शन के द्वारा आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये केमिकल रिएक्शन आपको जो दी गई है वो बैलेंस है अपने आप में, पर अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तो आपको उसको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग आपके क्लास 10th में आएगी। मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शंस बता देता हूँ बैलेंस वाली। बैलेंस कैसे करते हैं ये आप 10th में पढ़ेंगे, उसको अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बैलेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन, तो उसको आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही लिखनी है और फिर ही मास ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। H2 प्लस O2 ये देता है H2O, पर ये बैलेंस नहीं है तो इसके आगे आप 2 लगाएंगे और इसके आगे आप 2 लगाएंगे। अब बैलेंसिंग आप अभी नहीं पूछेंगे, बैलेंसिंग आपको क्लास 10th में समझाएंगे। पर ये बैलेंस इक्वेशन है, तो बैलेंस इक्वेशन में इसका मास का सम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के मास का सम इक्वल आएगा। अपन इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू ये आपका 2 है, पर 2 जा कितना हो जाता है 4 इंटू इसका मास होता है 1। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 एटॉमिक नंबर है और मास भी इसका 1 ही रहेगा। ऑक्सीजन कितनी है 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ये आपका रिएक्टेंट का हो गया इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 16 H2O का। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, पूरा H2O मॉलिक्यूल कितना है 2, तो 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 प्लस 32
इज इक्वल टू 2 इंटू 18, इसका सम करेंगे तो ये आएगा 36 ग्राम और ये भी आएगा 36 ग्राम इक्वल है। द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स अगर आप ये समझना चाहें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट आप देंगे, जितना रिएक्टेंट का मास आप यूज करेंगे, उतना का उतना मास का प्रोडक्ट बनेगा। इट मीन्स ये नियर एक कन्वर्जन है। यहाँ पे न तो आपने ये अपन ये मान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आपने मास क्रिएट किया है तो नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि आपने रिएक्टेंट दिया है, कुछ दिया है, उसके बदले में कुछ प्राप्त किया है। तो न तो आपने कुछ क्रिएट किया है और जो दिए है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए, क्योंकि वो फॉर्म चेंज कर कर अलग रूप में आ चुके हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक बार और रिपीट कर देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मास को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस है तो उसका रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, और इसको आप दो एग्जांपल लेके प्रूव कर चुके हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट हो जाता है। आपकी एक्टिविटी है 3.1 जो बुक में दे रखी है, उसके अंदर आपको एक्स और वाई का आपको दे रखा है, उसके जो कंपोजिशन आएगी लास्ट में आपका पूरा प्रोडक्ट वो सेम आएगा। अगला आ जाओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, है ना। ये आपका मीनिंग आता है। तो अगर आपको तो आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है इन ए कंपाउंड द रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड के अंदर इन ए कंपाउंड या जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो सदैव फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, और उनके फिक्स रेशियो में कंबाइनेशन से ही कंपाउंड बनता है ना। तो द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द combination of two or more than two elements in a fixed ratio. इसको आप उल्टा तरीके से भी लिख सकते हैं। द रेशियो ऑफ the ratio of constituent element in a compound is always fixed. दोनों लिख सकते हैं और दोनों सही है ना। ऐसा आप इसको उल्टा तरीके से लिखा है। इसका मतलब जब आप कंपाउंड बनाते हैं तो जो दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन में, उनका रेशियो फिक्स होगा, है ना। और द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। तो इसको उल्टा तरीके से लिखा गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कंपाउंड बनता है उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। तो वो रेशियो सदैव फिक्स ही रहेगा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है तुमको? यस सर। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसको भी आप एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। कोई सा भी आप कंपाउंड को ले लें और कंपाउंड को के आधार से अपन इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझा सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन।
फॉर एग्जाम्पल NH3 अमोनिया। अमोनिया को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। इसके अंदर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों का रेशियो बाय नंबर एटम्स की संख्या के आधार पे, बाय नंबर बाय मास, दोनों कांस्टेंट रहेगा या फिक्स रहेगा। यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो इसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नंबर। अगर आप जाएंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना का रेशियो, आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो ले लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो। तो नाइट्रोजन का नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन के कितने नंबर है 3, तो 1:3 ये रेशियो फिक्स रहेगा बाय नंबर। अगर आपको अमोनिया बनानी है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बाय नंबर रेशियो 1:3 रहेगा और इट इज ए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको चेंज किया तो अमोनिया ही नहीं बनेगा, अमोनिया की जगह और कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो एज फॉर अमोनिया द प्रपोर्शन बाय नंबर 1:3 इज कांस्टेंट। ठीक है, बाय मास लेंगे तो नाइट्रोजन का मास हो गया 14, 7 टू जा, क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर है तो मास क्या होगा नाइट्रोजन का 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बने पर मास नंबर भी बने, पर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो रेशियो आया वो आया 1:3 फिक्स, और यहाँ पे बाय मास आया 14:3, और ये दोनों क्या रहते हैं फिक्स रहते हैं, है ना। तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आप ये कहते हैं किसी भी कंपाउंड को जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो बाय नंबर एंड बाय मास सदैव कांस्टेंट रहता है, और दैट इज ओनली कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला आ जाओ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो अगला टॉपिक है इसके बाद, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पॉइंट है उसने बताया वो है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। फर्स्ट उसका जो पॉइंट है वो ये है कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका मैटर है, कोई सा भी मैटर मान सकते हैं आप, सॉलिड माने, लिक्विड माने या गैस माने, कोई सा भी मैटर हो, वो सभी मैटर जिस सबसे छोटे पार्टिकल से बनते हैं उस छोटे पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। इट मीन्स जो लोएस्ट पार्टिकल उसने माना, जो सबसे लास्ट अनडिवाइजेबल पार्टिकल है उसके हिसाब से, तो जो वो है वो क्या है एटम है। सेकंड उसने कहा एटम्स आर इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स उसके पोस्टुलेट के हिसाब से एटम इज इनडिवाइजेबल, और इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय अपन नहीं कर सकते हैं, नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। इसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उसने माना कि एटम इनडिवाइजेबल है। पर अपन प्रेजेंट में जानते हैं कि एटम इज डिवाइजेबल पार्टिकल, इट कैन आल्सो बी डिवाइजेबल और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम जो है वो डिवाइजेबल है। इसका ये पोस्टुलेट आज के हिसाब से गलत है, पर उस समय जो उसने पोस्टुलेट दिया उसके हिसाब से एटम्स आर इनडिवाइजेबल, और एटम्स को अपन इनडिवाइजेबल मतलब डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आज अपन जानते हैं कि एटम्स डिवाइड और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से उसको डिवाइड किया जा सकता है। पर ऐसे होल एंटिटी केमिकल रिएक्शन में एटम आज भी एटम ही रिएक्ट करता है, तो एटम इज इनडिवाइजेबल। और उसने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल बाय मास इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो एटम्स ऑफ एलिमेंट आर सेम इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि आपका एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है, H और H दोनों। तो ये जो एटम है, दोनों एटम, इन दोनों एटम्स का एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एलिमेंट के अंदर दो एटम है, दो H। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। मतलब इन दोनों एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आनी चाहिए, सेम। और ये ट्रू है, सही है। किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि वो एटम ही सेम है ना। तो एलिमेंट्स के अंदर जनरली एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं, तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएगी। अगला जो है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट मास एंड आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगला पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स elements have different mass and chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये कह रहा है कि दो एलिमेंट अलग अलग लें, दोनों एलिमेंट अलग अलग जब आप लेंगे तो दोनों के जो एटम होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग आएगी। जैसे एक आप लेते हैं H2 हाइड्रोजन, तो इसके दो एटम होते हैं H+H। दूसरा एलिमेंट आप लेते हैं नाइट्रोजन और इसके एटम होते हैं N+N। तो इन NN की और इन HH की, इस हाइड्रोजन एटम की और इस नाइट्रोजन एटम की जो मास है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। इट मीन्स अगर आप दो एलिमेंट ले लें, अलग अलग एलिमेंट लें, तो दोनों एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग होगी। तो ये भी राइट है, बिल्कुल। सारे एलिमेंट्स जो अलग अलग हैं तो अलग अलग एटम्स होंगे, और अलग अलग एटम में है तो बिल्कुल मास और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर अगला है इसका तो पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब है एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। का अर्थ ये है कि जब भी कंपाउंड बने, जो एटम कंबाइन होंगे वो रेशियो फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे अगर आप CO2 बनाना चाहते हैं एक कंपाउंड, तो इसके अंदर कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम कंबाइन होगा, तभी CO2 बनेगा, और ये रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो जो एटम आप यूज कर रहे हैं उसके रेशियो को आपको फिक्स रखना पड़ेगा। और अगर उन एटम्स को आपने फिक्स रेशियो में कंबाइन किया है तो आपका कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ये अगला पोस्टुलेट था उसका, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर। वोल नंबर मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वोल नंबर आएगा। वोल नंबर का मतलब जैसे 1 और 2 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा 1.5 और 2.5 कंबाइन हो रहा है, नहीं। एटम्स जो होंगे ऐसा होल एंटिटी, तो होल नंबर में कंबाइन होंगे। इट मीन फ्रैक्शंस में कभी भी रेशियो नहीं आएगा, जो रेशियो आएगा वो होल नंबर में आएगा। और अगला जो लास्ट उसका पॉइंट था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो नंबर एंड काइंड, इसका मतलब है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए कंपाउंड इज 6। तो ये भी बिल्कुल वेल अंडरस्टूड है। कोई सा भी कंपाउंड लें आपका, जैसे अगर आप नीचे H2O ले लेते हैं, तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 2:1 का रेशियो रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो नंबर के आधार पे देखें या काइंड के आधार पे, काइंड के आधार का मतलब होता है उनका टाइप। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स एटम को अगर आप 2:1 में कंबाइन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही कंबाइन करना है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप 2:1 में कंबाइन कर रहे हैं तो H2O बनेगा, नहीं बनेगा।
है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ही 2:1 रहेगा, तो ये भी फिक्स है, काइंड भी फिक्स है और नंबर भी फिक्स है। तो नंबर और काइंड ऑफ एटम इन ए कंपाउंड इज फिक्स। तो काइंड का मतलब प्रकार हो गया, तो कंपाउंड के अंदर CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन ही कंबाइन होगी, H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन होगी, ये फिक्स है। और ये काइंड नंबर दोनों फिक्स रहेंगे, ठीक है। ये आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होगी पूरी, ठीक है ना। इंटरनल क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इंटरनल क्वेश्चंस देखो बुक से, उनको बता देता हूं मैं, फिर आगे पढ़ेंगे अपन कल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। 10 इथेनॉइक विथ प्रोडक्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ इथेनॉइक एसिड। द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम इथोनेट। सोडियम इथोनेट फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम इथोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड सर ब्लर प्लस वाटर, बहुत ब्लर आ रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। आवाज भी कट कट के आ रही है। हाँ, सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम इथोनेट बनता है। इनकी क्वांटिटी तो आपको दे रखा है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट कितना है, मास कितना है, 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम, 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम, और फिर लास्ट है आपका 8.2 ग्राम, ठीक है। शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को कंबाइन करना है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया और वो आपका प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट को आप कंबाइन करें और प्रोडक्ट को भी आप कंबाइन कर दें, दोनों इक्वल आएंगे। ये कितने आएंगे, 6 5 11.3 ग्राम। इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो 8 2 है ना, 9 2 जा 9 2 11 और 2 3 13.8 2 10 और 1 11.3 ग्राम, ये फ्लूइड हो गया। एंड मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product, and it is proved that the law of conservation of holds good for a chemical reaction. The mass of reactant will always be equal to the mass of product. किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और ये एग्जांपल भी आपका फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:2, 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? तो देखो, हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन का सेकंड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बन रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वाटर, ये उसका क्वेश्चन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास, जो 1:8 इनका मास है,
बाय मास रेशियो क्या है 1:8, मतलब एक एटम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन के कितने एटम चाहिए 8, एक एटम हाइड्रोजन का लगेगा और 8 एटम लगेंगे किसके ऑक्सीजन के। बट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब इसको आप 8 को 1 की जगह क्या कर रहे हैं 3, तो 8 भी क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई और ये क्या आ जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आपका 1:8 रेशियो बना रहेगा। तो रेशियो बाद में क्या आ जाएगा 3:24 है ना। ये वापस आपका रेशियो 1:8 ही रहा। 3:24 का मतलब है हाइड्रोजन को अगर आप ट्रिपल कर देंगे तो ऑक्सीजन भी ट्रिपल हो जाएगी और 24 ग्राम इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो आपका कौन सा पोस्टुलेट ऐसा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ना। तो आप बता सकते हैं कौन सा पोस्टुलेट ऐसा है जिसके अंदर आपको ये लगता हो कि